स्टूडेंट, बेटा इस वीडियो में हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से नीट और जेईई में बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी, इसलिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो भी कॉन्सेप्ट है हम उसको क्या है पहले लिमिटेड करेंगे, उसके फॉर्मूले को कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, उन पर डिस्कस करेंगे, फिर उस पर क्या है कि क्वेश्चन करेंगे PYQ। ठीक है बेटा जी। तो हम लोग ने पहले स्टार्टिंग में देखना हमको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वास्तव में फोर्स पर बेस्ड है, ठीक है ना, फोर्स के बारे में एक्सप्लेन करता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो फोर्स पहले क्या है, मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया फोर्स, व्हाट इज द फोर्स, फोर्स पुश और पुल। सिंपल सी मीनिंग है कि पुश और पुल क्या है, वो हमारा फोर्स कहलाता है, ये आप जानते हो। एनीवे, अब हम क्या करेंगे, ये जो फोर्स हैं उनको हम क्लासिफाइड करेंगे, है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, कितने टाइप्स के फोर्सेस होते हैं। तो नेचर में देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस, हालांकि इसके पहले आप जानते भी हो, लेकिन यहाँ पर डिस्कस करना इसलिए जरूरी क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो पहला आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, इसलिए इसको रेफरेंस में लिया है, मतलब इससे हम कंपेयर कराएंगे और फोर्सेस को। सेकेंड हमने लिया है वीक फोर्स लिया हुआ है। थर्ड हमने लिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और फोर्थ आपका है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये न्यूक्लियस के अंदर एक्ट होता है, ठीक है ना। वीक फोर्स भी क्या है, न्यूक्लियर के अंदर ही क्या है, एक्ट होता है, और न्यूक्लियस से बाहर ये वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट नहीं होते हैं। तो लेकिन देखा जाए कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, तो आप कहोगे सर कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स आपका है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, जिसकी अब अगर मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, रेफरेंस आपने इसको मान लो 1 ले लिया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना ज़्यादा आपका होता है वीक फोर्स, 10⁻25 टाइम्स क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है ना। इसके बाद आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो आपका है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम ज़्यादा होता है। ये फोर्स और भी स्ट्रांग होता है। और जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता है उसकी वो जो है 10⁻38 टाइम्स ज़्यादा किससे होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से। इट मीन्स सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स कौन सा होगा, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, सबसे वीकेस्ट कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो है, ये जो 2 फोर्सेस हैं कौन कौन से, वीक फोर्स और कौन सा है ये, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये दोनों फोर्स जो होते हैं इनको बोलते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स। क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेंज। ये बहुत ही क्या है, कम डिस्टेंस पे एक्ट होते हैं, साइज ऑफ न्यूक्लियस के बराबर का अगर डिस्टेंस है वहीं पर एक्ट होंगे, यानी ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर ही एक्ट होने वाले हैं। और इसके बाद ये जो दोनों फोर्सेस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ये कौन सा आपका है, ग्रेविटेशनल, ये आपका है लॉन्ग रेंज फोर्स। तो बहुत ही लंबी दूरी के लिए भी क्या है, ये दोनों फोर्सेस एक्ट होते हैं। एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है एक पॉइंट पर, दूसरा रखा है 5 मीटर पर, उनके बीच में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मास की वजह से आता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो चार्ज की वजह से आता है। ये सब जानते हो, आई थिंक इस बात को आप समझ गए। अब बेटा दूसरा पॉइंट है फोर्स एंड स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है ना। फोर्स के बारे में हमने अभी देखा है। स्टेट ऑफ मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट ऑफ मोशन है वो वेलोसिटी से एक्सप्लेन होता है, ठीक है ना। कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी अगर वेलोसिटी 0 है तो हम कहेंगे भाई इसका स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट में है, और अगर उसके पास कोई वेलोसिटी होगी तो बोलेंगे भाई क्या है, इसका स्टेट ऑफ मोशन, इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। तो स्टेट ऑफ मोशन का मतलब वेलोसिटी से है, और वेलोसिटी के पास क्या होती है, मैग्नीट्यूड और क्या है, डायरेक्शन। तो किसी भी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना है, इसका मतलब वेलोसिटी को चेंज करना है, तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक और डेफिनेशन आ गई फोर्स की, कि फोर्स कैन चेंज क्या है, स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स क्या कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अब वेलोसिटी के पास क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, दोनों को साथ में भी चेंज कर सकता है। तो फोर्स जो है वेलोसिटी को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर मैं पूछूं कि मान लीजिए एक बॉडी यहाँ पर है ना, और इस बॉडी पर एक फोर्स आपने लगा दिया है इस तरीके से,
जो कि हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। अब इस बॉडी की मान लो पहले कुछ वेलोसिटी रही होगी, मान लो v वेलोसिटी रही होगी, है ना। अब ये जब फोर्स आपने इस ऑब्जेक्ट पर लगाया तो ये फोर्स क्या करेगा, इस वेलोसिटी को तो चेंज करेगा, पक्का है, इस ऑब्जेक्ट की जो भी वेलोसिटी उसको चेंज करेगा। लेकिन ये क्या क्या चेंज, अभी क्या चेंज कर पाएगा, मैग्नीट्यूड चेंज करेगा कि डायरेक्शन चेंज करेगा। इसके लिए क्या करेंगे, इस फोर्स को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे। एक कंपोनेंट तो आपका क्या होगा इधर एफ कॉस थीटा, फोर्स का एक कंपोनेंट हो गया अलोंग द एक्स एक्सिस, और दूसरा कंपोनेंट हो गया तुम्हारा वर्टिकल, ऐसे ऐसे होगा, इसको बोलेंगे एफ साइन थीटा। तो बताओ बेटा जी एफ कॉस थीटा क्या है, एफ कॉस थीटा इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अलोंग लगा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी उसकी अलोंग क्या लगा हुआ है, एफ कॉस थीटा। और ये जो फोर्स है वो जिस तरफ वेलोसिटी थी, डायरेक्शन थी वेलोसिटी की, उसके परपेंडिकुलर लगा हुआ है। तो आप बताइए ये जो फोर्स है ये इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, यानी जब वेलोसिटी के अलोंग फोर्स लगता है तो वो फोर्स वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर देता है, और जब फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्ट होता है तो वो फोर्स क्या करता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। ये जो फोर्स है क्या करेगा, चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये वाला क्या करेगा, चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। याद रखिएगा आप लोग कि जब भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगे तो वो डायरेक्शन को चेंज करेगा, आई थिंक। और दोनों फोर्सेस वेलोसिटी को चेंज कर दे रहे हैं, एक डायरेक्शन को चेंज कर रहा है और एक क्या है, एक उसकी मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है, ठीक है बेटा। अब बेटा देखो यहां पर थर्ड पॉइंट आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि किसी बॉडी पर जो नेट फोर्स लगा हुआ है वो जीरो है, यानी यहां पर इस स्टैटिक, अगर कोई बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो वहां पर न्यूटन सेकंड लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ वहीं एप्लीकेबल होता है जहां पर फोर्सेस अनबैलेंस्ड होते हैं, कोई ना कोई नेट फोर्स एक्ट होता है। तो स्टैटिक में क्या होगा, एफ सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो। अगर सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो है तो उसमें एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। और एक्सेलरेशन अगर जीरो है इट मीन्स क्या है कि फोर्सेस कैसे हैं, बैलेंस्ड हैं, जो भी फोर्सेस लगे हैं सबके सब क्या है, बैलेंस्ड हैं। और अगर ए नेट आपका एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट का मतलब क्या है, या तो v इक्वल टू जीरो हो तो बॉडी आपकी रेस्ट में रहेगी, ठीक है ना, ये भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। और या तो अगर बॉडी मूव कर रही है तो बॉडी के पास जो वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल कांस्टेंट होना चाहिए। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा जी। कि मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन भी यहां लिखोगे, क्या लिखोगे, डायरेक्शन। ये मतलब पूरी की पूरी वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए। हमने पॉइंट आउट बनाया जब बैलेंस फोर्सेस होंगे तो, ठीक है बेटा जी। जैसे मान लो यहां पर आपने कहा कि सर हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक वायर से, इस स्ट्रिंग से क्या है लगा हुआ है, और उसका वेट कितना mg है, और ये अगर आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो t इक्वल टू क्या होगा, mg होगा। तो फोर्सेस कैसे हो गए, इस पर बैलेंस हो, कैसे हो बेटा जी, इस पर जो फोर्सेस आपके हो गए बैलेंस हो गए, ठीक है ना। तो ये बैलेंस फोर्सेस हैं, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो t इक्वल टू mg बैलेंस फोर्सेस हैं। अच्छा मान लो यहां पर देखो, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इस पर 3 फोर्सेस लगे हुए हैं, एक F1 लगा हुआ है, एक F2 लगा है, एक F3 लगा हुआ है। तो F1 के जस्ट सामने वाला जो एंगल आपने लिया, मान लो ये θ1 ले लिया, F2 के जस्ट सामने वाला एंगल जो लिया ये क्या लिया आपका, θ2 ले लिया, F3 के जस्ट सामने वाला क्या लिया आपका, ये θ3 ले लिया, ठीक है ना। तो एक बॉडी पर 3 फोर्सेस काम कर रहे हैं, 3 फोर्सेस, और बॉडी किस में है, बॉडी आपकी स्टैटिक दिया हो गया, किस में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। ये कंडीशन दी गई है, 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, बॉडी आपकी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो ये 100% श्योर है कि वो प्रॉब्लम किससे टूटने वाला है, लैमिस थ्योरम से। तो लैमिस थ्योरम तभी एप्लीकेबल होगी जब 3 फोर्सेस हो और बॉडी किसमें हो, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, मतलब नेट फोर्स उस पर क्या हो, जीरो है। तो क्या लगाओगे, F1 अपॉन उसके सामने का साइन एंगल sin θ1, F2 अपॉन sin θ2, F3 अपॉन
साइन थीटा 3। इससे करके आप क्या है इस प्रॉब्लम को ब्रेक कर सकते हो। तो लेमिस थ्योरम कहाँ लगती है, इस बात का आप ध्यान रखना कि हमारी बॉडी किस में हो, हमारी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, 0 है ना। और अगर 3 फोर्सेस लग रहे हैं तभी लेमिस थ्योरम आती है। अगर 3 से अधिक फोर्सेस हैं तो क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस हैं सारे के सारे फोर्सेस को एक्स में ब्रेक करना होगा, एक्स के लॉन्ग लेना होगा, और सारे के सारे फोर्सेस को वाई के लॉन्ग लेना होगा। तो एक्स वाला कंपोनेंट का नेट 0 करना होगा, वाई वाला का नेट 0 करना होगा, आपका पूरा का पूरा फोर्स आपका 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो आई थिंक इस बात को आप समझ गए। अब बेटा हम बात करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस की। अभी तक हम लोग बैलेंस की बात कर रहे थे कि फोर्सेस बैलेंस है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, तो लेमिस थ्योरम लगा देंगे, है ना। जब फोर्सेस किसी बॉडी पर अनबैलेंस्ड होते हैं, ठीक है ना, तो बॉडी जो है एक्सेलरेट करने लगती है। जब बॉडी एक्सेलरेट करती है तब वहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ जो है अप्लीकेबल होने लगता है। इसका मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ वहीं अप्लाई होगा जहाँ पर फोर्सेस कैसे होंगे, अनबैलेंस फोर्सेस होंगे, तभी न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई कर सकते हो। क्या है न्यूटन सेकेंड लॉ, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या है, एफ नेट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और इसका जो डिराइव्ड फॉर्म क्या है, एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब कोई बॉडी अगर है, मास लो उसका बॉडी का मास m है, इस पर आपने क्या फोर्स लगाया f, ये आपका अनबैलेंस फोर्स है, और इस बॉडी में क्या एक्सेलरेशन आ गया, a एक्सेलरेशन आ गया। तो इस बॉडी पर लगने वाला जो एफ नेट है अनबैलेंस्ड फोर्स है, कितना है, मास इनटू एक्सेलरेशन, वहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है बेटा जी। और मैक्सिमम न्यूमेरिकल में ये अप्लाई होने वाला है, मैक्सिमम न्यूमेरिकल में F इक्वल टू ma, तो हम इसको लेके चलेंगे। लेकिन सेकंड लॉ क्या है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है बेटा जी, ये चीज आप समझ गए, सेकंड लॉ है। अब देखते हैं सेकंड लॉ में जो एप्लीकेशन आएगा, सेकंड लॉ को अप्लाई करने के लिए बॉडी पर कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, किस तरीके का उनका नाम क्या है, उनको हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला कॉमन फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पर जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से होते हैं। पहला तो बॉडी का वेट, जो उसका वेट है, और mg क्या है, mg तो उसका वेट मानते हैं बॉडी पर लगने वाला। और mg इज ऑलवेज एक्टेड डाउनवर्ड डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए एक आपके पास सरफेस एरिया यहाँ पर है, इस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसको जो अर्थ जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी वो हमेशा डाउनवर्ड होगा। mg कौन फोर्स लगा रहा है, अर्थ लगा रही है, किस पर लगा रही है, इस बॉडी पर लगा रही है, mg हमेशा डाउनवर्ड होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, उससे एक ब्लॉक लगा हुआ है, लटका हुआ है, और फिर इस पर कहाँ वेट लगा, इसका mg कहाँ हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना, वेट का मतलब mg से लेंगे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन। मान लो ये कोई सरफेस आपका है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक का वेट कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड होगा। ऐसे नहीं होगा किसी एंगल पे आप सरफेस के परपेंडिकुलर कर दो आप, नहीं, बिल्कुल डाउन, क्योंकि अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका mg लगेगा, जिसे बोलते हैं वेट या तो mg। बात करते हैं नॉर्मल की, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल फोर्स क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बेटा, अब बेटा हमने mg की बात कर ली, अब देखते हैं नॉर्मल की बात कैसे करें। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, ध्यान देना बेटा जी। एक आपके पास एक सरफेस है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है ना। इस ब्लॉक पर जो फोर्स लगा, कौन सा फोर्स लगा, mg फोर्स लगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगा दे रहा हूँ मैं ऐसे, इसमें मैं कलर दूसरा ले रहा हूँ, ध्यान देना। मैं इसका फोर्स मैंने ऐसे लगा दिया mg, ठीक है ना। ये जो mg आपका फोर्स है ये कहाँ लगा बेटा जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग गया। तो ये mg जो है इसको अर्थ ने कहाँ अट्रैक्ट किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये ब्लॉक क्या करेगा, ये जो ब्लॉक है इस सरफेस को पुश करेगा, किससे, n नॉर्मल फोर्स से। n क्या है, n इज द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस बाय द ब्लॉक। ब्लॉक ने उसको पुश किया, जब ये क्या करेगा, ब्लॉक को पुश करेगा, सॉरी ये जो ब्लॉक है इस सरफेस को पुश करेगा n से, तो सरफेस क्या करेगा, ये सरफेस भी ब्लॉक को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा। कितना लगाएगा, नॉर्मल n। ये आपका नॉर्मल फोर्स ये किस पे लगा हुआ, ये लगा हुआ इस ब्लॉक पर। तो इस ब्लॉक पर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं, mg है, और ये नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में n है। ये n किस पर लगा हुआ, ये सरफेस पे लगा हुआ, याद रखना। तो ये किसे बोलेंगे, क्या है, सरफेस के बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर आपका नॉर्मल रिएक्शन आपका है। कोई ब्लॉक सरफेस पे रखा गया है तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, वो आपको मैंने पॉइंट आउट कर दिया। ठीक है बेटा जी। अब आते हैं, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मान लो एक स्फेरिकल बॉडी है ना, यहाँ पर एज पर ऐसे रखी हुई है, तो इस पॉइंट पर ये पॉइंट, ये देखो ये पॉइंट एक है, एक पॉइंट आपका ये है, इसको भी ध्यान देना इस पर,
ठीक है ना, वो आपको काम करेगा बेटा जी। तो आप समझ पाओगे मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट आपका ये है, दूसरा पॉइंट आपका ये है, तो इस पर जो अब जब इसको इस पर इस स्फेरिकल बॉडी को रखोगे तो जो इस पर इस पॉइंट पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो सेंटर से पास होगा। अगर स्फेरिकल बॉडी है तो स्फेरिकल बॉडी पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, ये जो सरफेस है ये क्या करेगा, उसको नॉर्मल रिएक्ट करेगा करेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से पास होगा, यहाँ से भी सेंटर से पास होगा। कहीं भी इस बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा तो नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल बॉडी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लो ये आपके पास कोई ब्लॉक है, इस स्लाइडिंग सरफेस पे रखा गया, ये मान लीजिए एक आपका एक यहाँ पर सरफेस इस तरीके से बना हुआ है जो कि इंक्लाइंड सरफेस है। अब बताओ एम जी कहाँ होगा, कहोगे सर एम जी तो डायरेक्ट ऐसे ही एक्ट करेगा, ऐसे ये आपका एम जी है ना इस पर, तो एम जी तो ऐसे एक्ट हो गया। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कहाँ होंगे, सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल रिएक्शन, तो याद रखना इसकी बात हम लोग कर लिए। आई थिंक नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, सरफेस पे रखा हुआ है तो हमेशा उसके क्या होगा, तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है बेटा जी। अब जो बेटा फोर्स आपका है, थर्ड फोर्स आपका है टेंशन। स्ट्रिंग में टेंशन कैसे एक्ट होगा, किसी स्ट्रिंग में टेंशन का कैसे निकालेंगे, उसकी डायरेक्शन क्या है, कैसे एक्ट हो रहा है। मान लो एक ब्लॉक आपका है, इस ब्लॉक का मास कितना मान लो आपने, एम मान लिया, ठीक है। इसका जो इस पर जो एम जी कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी काम करेगा ये, ठीक है ना। इस पर एम जी कहाँ काम करेगा, मान लो ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका एम जी काम कर रहा है। एम जी के बारे में आप समझ गए, ठीक है ना। अब जब ये एम जी, ये वेट इसका कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। तो अब बताइए कांटेक्ट पॉइंट कहाँ पर है, जो स्ट्रिंग का जो कांटेक्ट पॉइंट ढूंढो। कांटेक्ट पॉइंट यहाँ है, कांटेक्ट पॉइंट यहाँ है, कांटेक्ट पॉइंट यहाँ है, कांटेक्ट पॉइंट। स्ट्रिंग का कांटेक्ट पॉइंट ढूंढो आप टेंशन की डायरेक्शन निकालने के लिए। कांटेक्ट पॉइंट यहाँ है, कांटेक्ट पॉइंट यहाँ है, कांटेक्ट पॉइंट यहाँ है, कांटेक्ट पॉइंट यहाँ है। तो टेंशन इज ऑलवेज एक्टेड अवे फ्रॉम द कांटेक्ट पॉइंट। स्ट्रिंग के अंदर जो है टेंशन क्या होगा, अगर इस पॉइंट पर जहां पर कांटेक्ट पॉइंट आएगा वहीं पर टेंशन आपको दिखाना पड़ता है। तो इस पॉइंट पर, इस कांटेक्ट पॉइंट पर टेंशन कैसे दिखाओगे आप, अवे फ्रॉम द, इस कांटेक्ट पॉइंट से अवे, अवे फ्रॉम द कांटेक्ट पॉइंट। बताओ इस पर, इस पॉइंट से कहाँ होगा टेंशन, अवे होगा। मतलब टेंशन कहाँ होगा, ये इस पॉइंट की बात करो टेंशन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। इस पॉइंट की बात करो कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कैसा एक्ट हुआ, यहाँ पर अपवर्ड, यहाँ पर, क्योंकि कांटेक्ट पॉइंट से ही क्या है टेंशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैं पूछूं कि भाई स्ट्रिंग का और कांटेक्ट पॉइंट कहाँ, यहाँ पर है, तो अवे फ्रॉम द क्या है, कांटेक्ट पॉइंट। इस पर, इस पॉइंट के हिसाब से टेंशन कहाँ होगा स्ट्रिंग में, अवे फ्रॉम द कांटेक्ट पॉइंट। तो टेंशन इज ऑलवेज एक्टेड अवे फ्रॉम द कांटेक्ट पॉइंट, और आपके सारे प्रॉब्लम टूट जाएंगे। एफबीडी बनाओगे आंसर आपका निकल जाएगा। तो टेंशन को रिप्रेजेंट करने का सबसे सिंपल तरीका है। जब मान लो हम यहाँ की बात करते हैं, अब देखो स्ट्रिंग में टेंशन की डायरेक्शन को हमें रिप्रेजेंट करना, डायरेक्शन ही मेन इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन मान लीजिए आप पहले क्या करो, स्ट्रिंग में कांटेक्ट पॉइंट ढूंढो कहाँ कहाँ पर है। यहाँ पर कांटेक्ट पॉइंट आया, यहाँ पर कांटेक्ट पॉइंट आया, यहाँ पर कांटेक्ट पॉइंट आया, यहाँ पर कांटेक्ट पॉइंट आया। अब बताओ स्ट्रिंग में टेंशन कहाँ होगा, इस कांटेक्ट पॉइंट के हिसाब से अवे फ्रॉम द कांटेक्ट पॉइंट, इसके हिसाब से अवे फ्रॉम द कांटेक्ट पॉइंट। तो कांटेक्ट पॉइंट पर ही टेंशन एक्ट हो रहा है, हम दिखा सकते हैं। यहाँ पर टेंशन कहाँ होगा, अवे फ्रॉम द कांटेक्ट पॉइंट, इसके हिसाब से अवे फ्रॉम द कांटेक्ट पॉइंट। इस प्रकार से हम टेंशन जो है स्ट्रिंग में दिखा सकते हैं। आई थिंक मेरी बात आपको समझ आई कि मैं किस तरीके से टेंशन को दिखा रहा हूं और कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम तोड़ते वक्त आपको न्यूमेरिकल कराएंगे तो और भी क्रिस्टल क्लियर होगा। जो लास्ट में आपका फ्रिक्शन है इसको हम अगली स्लाइड में पढ़ाने वाले हैं, इसलिए इसको हम यहाँ पर अभी स्किप कर रहे हैं। तो ये जो फोर्सेस थे, वेट, एमजी, नॉर्मल, टेंशन, कैसे कैसे एक्ट होते हैं, डायरेक्शन कैसे बनाएंगे, उसके बारे में चर्चा हमने कर ली है, ठीक है बेटा जी। अब बेटा कॉन्सेप्ट आपका है पुली ब्लॉक सिस्टम का। यहाँ पर देखो एक पुली लगी हुई है, इस पर स्ट्रिंग लगी हुई है, M2 एक ब्लॉक यहाँ लगा हुआ है, M1 ब्लॉक यहाँ लगा हुआ है। हमने क्या मान लिया है कि M2 बड़ा किससे है, M1 से है। तो अब बताइए ये जो M2 ब्लॉक कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। M1 ब्लॉक कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और स्ट्रिंग आपकी ये एक ही है, इसलिए इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वही एक्सेलरेशन इसका होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। अब आपको निकालना है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन, ये क्या होगा, मतलब पूरे इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वही इसी ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ नेट अपॉन एम, ठीक है ना। टोटल मास कितना है, पूरे सिस्टम का टोटल मास कितना है, M1 M2,
ठीक है ना। तो नीचे कितना फोर्स लगा, m2g लगा, ऊपर कितना ये कितना m2g, ये कितना m1g है ना। ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो नेट फोर्स कितना होगा m2g माइनस m1g। भाई ये कहाँ खींच रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है ना, खींच रहा है, और ये ऊपर जा रहा है तो m2g माइनस, तो नेट फोर्स कितना होगा m2g माइनस m1g, m2g माइनस m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन टोटल मास कितना होगा m1 प्लस m2 होगा। तो डायरेक्ट भी आप इस फार्मूले को याद कर सकते हो, यहाँ से निकाल भी सकते हो। अब मैं पूछूंगा बताओ टेंशन क्या है, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अगर आपसे पूछूं मैं तो क्या कहोगे सर कि इस पॉइंट पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे होगा टेंशन, इस पॉइंट पर ऐसे होगा टेंशन, है ना, आप जानते हो उस बात को। यहाँ पर टेंशन ऐसे टी होगा, ये टेंशन आपका ऐसे होगा टी, है ना। तो स्ट्रिंग एक ही है, टेंशन आपका एक ही रहेगा। तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, उसका फार्मूला 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो इस फार्मूले को भी याद रखो कि हाउ कैन फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन दिस टाइप ऑफ पुली सिस्टम। ऐसा अगर पुलिस सिस्टम है तो उस केस में कैसे टेंशन की वैल्यू निकलेगी आप यहाँ से निकाल सकते हो। आई थिंक ये फार्मूला हर बच्चे को पता है और याद रहेगा तो बड़ी आसानी से आप काम कर सकते हो। ठीक है बेटा। तो बेटा अगर हम बात करें कि नॉर्मल रिएक्शन की बात करें, अभी हमने डिस्कस किया था, तो ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। हमने ब्लॉक लिया था इस तरीके से, तो हमने कहा था देखिए ये ब्लॉक था आपका ऐसे, है ना। तो इस पर mg कहाँ लगा, mg आपका लगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगा, अपवर्ड होगा, ब्लॉक पर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ऐसे होगा नहीं आपको, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है, क्योंकि बॉडी आपकी स्टैटिक है, राइट अप डाउन मूव नहीं कर रही है। तो आप कह सकते हो कि जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, वो mg के बराबर होगा। आई थिंक इस बात को आप समझ गए। ठीक है बेटा जी। अगर हम दूसरी केस लेते हैं, मान लो यहाँ पर हमारे पास एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक हमारा ऐसे रखा हुआ है, इस पर ये हमारा ब्लॉक ऐसे है, ठीक है ना। और इस ब्लॉक पे बेटा जी हमने एक फोर्स लगाया F, हमने इस तरीके से लगाया फोर्स, ये F फोर्स लगा दिया, ठीक है ना, जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है थीटा। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट कैसा होगा आपका, एक कंपोनेंट तो आपका क्या होगा, इधर होगा तुम्हारा F cos थीटा, है ना, और दूसरा कंपोनेंट किधर होगा बेटा जी, ऊपर होगा, है ना, ये होगा तुम्हारा F साइन थीटा। हो गया ना। मतलब इस ब्लॉक पर लगने वाले दो फोर्स हो गए, एक तुम्हारा एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस और एक अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा, ठीक है ना। अभी इस ब्लॉक पर जो mg कहाँ काम कर रहा है, mg करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन करेगा, आपको पता है कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगा तुम्हारा, ये mg। अच्छा नॉर्मल कहाँ होगा, नॉर्मल तुम्हारा होगा तुम्हारा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये आपका n, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि बताइए डाउनवर्ड डायरेक्शन के तो कौन सा फोर्स है, mg है, और अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स आपका n है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपकी बॉडी न तो ऊपर जा रही है न तो नीचे जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस बॉडी पर लगने वाला जो डाउनवर्ड फोर्स है mg वो किसके बराबर होगा, इस बॉडी पर लगने वाला जो अपवर्ड फोर्स है, तो इस बॉडी पर लगने वाला अपवर्ड फोर्स क्या है, n तो है ही, और साथ में क्या है F साइन थीटा भी तो इसी बॉडी पर लग रहा है कि नहीं है। तो अगर ये बॉडी वर्टिकल मोशन नहीं कर रही है, न तो ऊपर जा रही न तो नीचे जा रही, इसका मतलब क्या है, ऊपर नीचे वाला जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस होंगे। तो आप यहाँ कह सकते हो कि जो mg बराबर कितना होगा, n प्लस F साइन थीटा। तो जो वर्टिकल फोर्स था उसको आपने इक्वेट कर दिया, क्योंकि बॉडी अप एंड डाउन मूव नहीं कर रही है। हाँ बॉडी राइट साइड में चलेगी F cos थीटा से, नो प्रॉब्लम, बट अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन का जो फोर्सेस हैं वो क्या है, आपस में बैलेंस हैं। तो यहाँ पर mg इज इक्वल टू n प्लस F साइन थीटा यहाँ लिखोगे, यहाँ पर देखो mg लिखा आपने, यहाँ पर n प्लस F साइन थीटा लिखा आपने। आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ गए। और मैंने लिखा है ना कि कॉन्टैक्ट सरफेस, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, इसी कॉन्टैक्ट सरफेस की नॉर्मल फोर्स आपका n लग रहा है, ठीक है बेटा जी। अब देखो बेटा हमने एक एग्जांपल लिया है, मान लीजिए जैसे 3 ब्लॉक सिस्टम रखे हैं m1 m2 और m3, तीनों का मास अलग है, तीनों आपस में कांटेक्ट में रखे गए हैं। एक फोर्स हमने एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया है F लगाया, ठीक है ना। अब ये पूरा का पूरा ब्लॉक राइट साइड में स्लाइड करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। अब अगर आपसे पूछे कि m1 का क्या होगा एक्सेलरेशन, क्या होगा m2 का क्या होगा एक्सेलरेशन, m3 का क्या होगा एक्सेलरेशन, तो आप सोचोगे कि m1 का एक्सेलरेशन कुछ और होगा, m2 का कुछ और होगा, m3 का कुछ और होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर पूरा का पूरा सिस्टम आपस में कांटेक्ट में है, एक साथ मूव कर रहा है, तो इन सब का जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा, और वो एक्सेलरेशन सिंपल a होगा। ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2 एंड ऑल्सो m3, ठीक है ना। तो अगर आपस में कंबाइंड सिस्टम है, एक साथ मूव कर रहा है, तो सबका एक्सेलरेशन क्या होगा, तुम्हारा सेम होगा। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, F नेट,
अपॉन एम, समेशन एम जो पूरा का पूरा एम है, तो एफ नेट कितना लगा है, सिंपल इस पर एफ लगा हुआ है, एफ एक्सटर्नल लगा हुआ है, अपॉन एम कितना है, m1 प्लस m2 प्लस m3, ये आपका आ गया एक्सेलरेशन। तो ऐसी प्रॉब्लम को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा जी, न्यूमेरिकल आएगा तो और भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब बेटा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको पता है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस की बात करता है कि एवरी एक्शन प्रोड्यूसेस इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है ना, और आपको पता है कि एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडी पर एक्ट होते हैं, एक ही बॉडी पर एक्ट नहीं होते हैं। ठीक है ना, और थर्ड लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है ना, तो यहाँ से जो प्रॉब्लम फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, यहाँ से जो न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो आपको ये और समझ में आएगा। तो ये इसका एप्लीकेशन है, अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगी बात कि जो अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स नहीं लगा हुआ है, नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हुआ है, उस टाइम पर बॉडी में अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं, तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा बॉडी का वो वही क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा। ठीक है ना, और ये थर्ड लॉ से आप देखोगे जब किसी गन को आप फायर करते हो, आपने देखा जब किसी बुलेट को आप फायर करते हो तो बुलेट क्या है, जब बाहर निकलती है तो गन के ऊपर एक जर्क, एक फोर्स लगाती है पीछे की तरफ, वो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए फोर्स लगाती है। ठीक है ना, तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को इक्वेट, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स तो लगाया नहीं आपने, बुलेट जब फायर हुई है तो इंटरनल फोर्स लगा हुआ है ना वो, इसलिए जब भी इंटरनल फोर्सेस होंगे तो वहां पर मोमेंटम आपका क्या होगा, कंजर्व होगा। एक्शन हुआ राइट साइड में तो रिएक्शन हुआ क्या है, लेफ्ट साइड में, और एक्शन मान लीजिए बुलेट पे हुआ तो रिएक्शन कहाँ हुआ, गन पे हुआ। तो अलग अलग बॉडी पर एक्शन रिएक्शन हुए, और एक राइट में हुआ तो एक क्या हुआ, लेफ्ट में हुआ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है ना, वहां से मोमेंटम आप कंजर्व कर सकते हो। तो प्रॉब्लम कराते हुए समझाएंगे इसको बेटा जी। अब एक कॉन्सेप्ट आता है आपका स्प्रिंग फोर्स। क्या आता है बेटा जी, स्प्रिंग फोर्स के बारे में देखेंगे हम लोग। अब बेटा देखो एक स्प्रिंग है, इस पर आपने ब्लॉक लगाया एम, और स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट मान लो ये के है, इस ब्लॉक का फोर्स कितना होगा बेटा जी, एम जी कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो क्या होगा, ये जो स्प्रिंग आपकी है ये इस तरीके से एक्सटेंड हो जाएगी ऐसे, है ना, ये स्प्रिंग आपकी एक्सटेंड हो गई। मतलब पहले आपका जो मेन पॉइंट था यहाँ पर था, ये इतनी क्या हो गई, ये ब्लॉक के साथ इतनी एक्सटेंड हो गई, ये डिस्प्लेसमेंट बना आपका एक्स। तो जो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा स्प्रिंग में, रीस्टोरिंग फोर्स एफ आर अपोजिट डायरेक्शन में, वो कितना होगा, एफ आर इज द रीस्टोरिंग फोर्स इन द स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है ये। ठीक है ना, इसी पर प्रॉब्लम बहुत सारे आएंगे, इसके कॉम्बिनेशन भी हम प्रॉब्लम में कराएंगे कैसे कंबाइन करते हैं। बेसिक फार्मूला आपका ये था, एफ आर इक्वल टू माइनस के एक्स। आई थिंक इस बात को आप समझ गए।